नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शर्लक होम की एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसमें छुपा है एक गहरा राज। एक ऐसा राज जो किसी के अतीत से जुड़ा है। एक ऐसा चेहरा जो देखने वाले की रूह कपा दे। क्या होगा जब एक पति को पता चलेगा कि उसकी पत्नी रातों रात एक खाली झोपड़ी में छुप छुप कर जाती है। क्या रहस्य है उस पीले चेहरे का जो खिड़की से झांकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी होम्स की तरह रहस्य सुलझाना पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर कहानी सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पीला चेहरा। शर्लक होम ऐसा इंसान था जो बिना मतलब के कसरत नहीं करता था। उसमें बहुत ताकत थी। वह अपने वजन के हिसाब से बेहतरीन मुक्केबाज था, लेकिन वह बिना काम के शरीर को थकाना बेकार समझता था। जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी वह मेहनत करता था। वह अपनी सेहत का ध्यान रखता था, कम खाता था और सादा जीवन जीता था। हाँ, कभी कभार जब कोई केस नहीं मिलता था तो वह बोरियत से बचने के लिए नशीली दवा का सेवन कर लेता था। वसंत के मौसम में एक दिन वह मेरे साथ पार्क में टहलने गया। पेड़ों पर हरी पत्तियां निकल रही थी। 2 घंटे तक हम साथ साथ चुपचाप घूमते रहे। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस लौटे तो शाम के 5 बज गए थे। माफ़ी चाहता हूँ साहब, हमारे नौकर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। यहाँ एक सज्जन आपसे मिलने आए थे। होम्स ने मुझे देखा। तो दोपहर की सैर का ये नतीजा हुआ। क्या वह सज्जन चले गए? हाँ सर। तुमने उन्हें अंदर नहीं बुलाया? बुलाया था, वे अंदर आए थे। कितनी देर रुके थे? आधा घंटा सर। वे बहुत बेचैन थे, इधर उधर टहल रहे थे और पैर पटक रहे थे। आखिर में वे बाहर निकले और बोले, क्या वह आदमी कभी आएगा भी? फिर बोले, मैं बाहर खुली हवा में इंतज़ार करूँगा, मेरा दम घुट रहा है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और वह चले गए। ठीक है, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, होम्स ने कहा। यह बहुत अफसोस की बात है वॉटसन, मुझे एक केस की सख्त ज़रूरत थी। उस आदमी की बेचैनी से लगता है कि यह ज़रूरी मामला था। अरे, ये टेबल पर तुम्हारा पाइप नहीं है। उन्होंने अपना पाइप यहीं छोड़ दिया। ये तो काफ़ी महंगा लगता है। तुम कैसे जानते हो वह इतना महंगा है? मैंने पूछा। देखो, इस पाइप की कीमत शुरू से 7 शिलिंग 6 पेंस रही होगी। अब इसकी 2 बार मरम्मत हुई है, एक बार लकड़ी में, एक बार एम्बर में। इन मरम्मतों में चांदी की पट्टियां लगी हैं। इनकी कीमत पाइप से ज़्यादा होगी। ये आदमी पाइप को बहुत महत्व देता है, वरना नया खरीदने के बजाय इसे ठीक क्यों करवाता? होम्स ने पाइप को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। पाइप कभी कभी बहुत दिलचस्प होते हैं, उसने कहा। मालिक साफ तौर पर एक मजबूत आदमी है, बाएं हाथ का। दांत बढ़िया हैं, आदतों में लापरवाह है और पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने यह जानकारी बहुत आराम से बताई, लेकिन मैं देख सकता था कि वह मुझे देख रहा है कि मैं उनकी बातें समझा या नहीं। तुमने सोचा कि एक आदमी अमीर होगा अगर वह 7 शिलिंग की पाइप पीता है? मैंने कहा। यह ग्रॉस वैनर तंबाकू है, 8 पेंस प्रति ओस, होम्स ने जवाब दिया। जबकि वह आधी कीमत में अच्छी तंबाकू पी सकता है, इसीलिए उसे पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं। और बाकी बातें? वह अपना पाइप लैंप और गैस से जलाता है। तुम देख सकते हो कि यह एक तरफ से जला हुआ है। माचिस से यह ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी माचिस को पाइप की तरफ क्यों पकड़ेगा? लेकिन लैंप पर जलाने से पाइप का एक हिस्सा जल जाता है, और यह सब पाइप के दाहिनी तरफ है। इससे मैं समझता हूँ कि वह दाएं हाथ का आदमी है।
दाहिने हाथ वाला आदमी बाईं तरफ को लैंप के पास क्यों ले जाएगा? फिर उसने अपने पाइप के एम्बर को दांतों से काटा है। इसके लिए एक मजबूत आदमी और अच्छे दांतों की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उसे सीढ़ी पर सुन सकता हूं। अब हमें उनके पाइप से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें मिलेंगी। एक पल के बाद हमारा दरवाज़ा खुला। एक लंबा युवक कमरे में आया। वह अच्छे कपड़े पहने हुआ था। मुझे लगा वह 30 साल का होगा, हालांकि वास्तव में वह कुछ साल बड़ा था। माफ़ करें, उसने शर्मिंदगी के साथ कहा। मुझे दस्तक देनी चाहिए थी। दरअसल मैं थोड़ा परेशान हूँ। उसने अपना हाथ अपने माथे पर फेरा, जैसे कोई घबराया हुआ आदमी करता है। फिर वह कुर्सी पर गिर गया। मैं देख सकता हूँ कि आप एक दो रात से सोए नहीं हैं, होम्स ने अपने नर्म तरीके से कहा। इससे आदमी की नसें काम से ज़्यादा परेशान होती हैं। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी सलाह चाहिए सर। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर गई है। आप मुझे जासूस के रूप में रखना चाहते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक समझदार आदमी की राय चाहता हूँ। मुझे जानना है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये बहुत नाजुक मामला है, उसने कहा। कोई अपने घर के मामलों के बारे में अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता। अपनी पत्नी के बारे में दो ऐसे लोगों के साथ चर्चा करना भयानक है जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मैं अपनी हद तक पहुंच गया हूं। मुझे सलाह चाहिए। मेरे प्रिय मिस्टर ग्रैंट मुनरो, होम्स ने शुरू किया। हमारे मेहमान ने कुर्सी से उछलकर कहा, क्या? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अपनी टोपी के अंदर अपना नाम लिखना बंद कर दें। हमारे मेहमान ने फिर से अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। मैं देख सकता था कि वह एक संयम वाला आदमी था। फिर अचानक जैसे किसी ने उसका सारा संयम तोड़ दिया हो, उसने अपनी मुट्ठी बंद की और बोलना शुरू किया। बात यह है मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। 3 साल हो गए हैं। इस दौरान मेरी पत्नी और मैंने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है। हम बहुत खुश रहे हैं। हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सोच में भी नहीं, बात में भी नहीं, काम में भी नहीं। और अब पिछले सोमवार से अचानक हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता, जितना मैं सड़क पर किसी अनजान महिला के बारे में जानता हूँ। हम अलग हो गए हैं और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। एक बात है जो मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ मिस्टर होम्स। एफ़ी मुझसे प्यार करती है, इसमें कोई गलती ना हो। वह अपने पूरे दिल से मुझसे प्यार करती है, अब पहले से भी कहीं ज़्यादा। मैं ये जानता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ। एक आदमी आसानी से समझ सकता है जब एक औरत उससे प्यार करती है, लेकिन हमारे बीच ये रहस्य है और हम पहले जैसे नहीं हो सकते जब तक ये राज खुल न जाए। कृपया मुझे तथ्य बताइए मिस्टर मुनरो, होम्स ने थोड़ी अधीरता के साथ कहा। मैं आपको एफ़ी के बारे में बताता हूँ जो मैं जानता हूँ। जब मैं उससे पहली बार मिला तो वह विधवा थी, हालांकि बहुत युवा, सिर्फ 25 साल की। उसका नाम तब श्रीमती हेब्रोन था। वह जर्मनी से अमेरिका गई थी, अटलांटा शहर में रहती थी। वहाँ उसने हेब्रोन से शादी की। वह एक अच्छे वकील थे। उनका एक बच्चा था, लेकिन वहाँ पीला बुखार फैल गया। पति और बच्चा दोनों इससे मर गए। मैंने उनका मौत का सर्टिफिकेट देखा है। इससे वह अमेरिका से नफरत करने लगी। वह इंग्लैंड वापस आ गई। मिडिल सेक्स के पीनर में अपनी कुंवारी चाची के साथ रहने लगी। मैं खुद एक हॉप का व्यापारी हूँ। मेरी आमदनी
या 800 पाउंड है। हम अच्छे से रह लेते हैं। नौबरी में 80 पाउंड सालाना का एक अच्छा घर लिया। हमारी जगह बहुत शांत थी, शहर के करीब होने के बावजूद। हमारे ऊपर एक सराय और 2 घर थे। मैदान की दूसरी तरफ एक अकेली झोपड़ी थी। इसके अलावा स्टेशन तक आधे रास्ते में कोई घर नहीं था। एक बात जो मुझे आपको बतानी चाहिए, जब हमने शादी की तो मेरी पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मेरा व्यापार खराब हो जाता तो दिक्कत होती, लेकिन वह ऐसा करना चाहती थी। लगभग 6 हफ्ते पहले वह मेरे पास आई। जैक, उसने कहा, जब आपने मेरे पैसे लिए तो आपने कहा था कि अगर मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं मांग सकती हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा, यह सब तुम्हारा अपना है। अच्छा, उसने कहा, मुझे 100 पाउंड चाहिए। मैं चौंक गया। मैंने सोचा था कि शायद कोई नई पोशाक या कुछ ऐसा चाहिए होगा। किस लिए? मैंने पूछा। ओह, उसने मजाक से कहा, आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे बैंकर हैं और बैंकर कभी सवाल नहीं पूछते। तो मुझे मान लेना पड़ा। हालांकि ये पहली बार था जब हमारे बीच कोई रहस्य था। मैंने उसे चेक दे दिया और मैंने इस बारे में फिर कभी नहीं सोचा। हाँ, मैंने आपको बताया कि हमारे घर से दूसरी तरफ एक झोपड़ी थी। हमारे बीच बस एक मैदान था। झोपड़ी 8 महीने से खाली पड़ी थी। यह एक दया की बात थी, क्योंकि यह बहुत सुंदर 2 मंजिला झोपड़ी थी। पिछले सोमवार शाम को जब मैं टहल रहा था, मैंने एक खाली गाड़ी देखी जो गली से आ रही थी। पोर्च के पास घास पर कालीन और सामान रखा था। साफ था कि झोपड़ी किराए पर दे दी गई है। मैं पास से गुजरा, सोचा कि कौन लोग हैं जो हमारे इतने करीब आए हैं। तभी अचानक मुझे दिखा कि एक चेहरा ऊपर की खिड़की से मुझे देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस चेहरे में क्या था मिस्टर होम्स, लेकिन मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं थोड़ा दूर था, इसीलिए चेहरे की खासियत नहीं देख सकता, लेकिन उस चेहरे में कुछ अजीब और गैर इंसानी था। मैं 5 मिनट तक खड़ा रहा और सोचता रहा। मैं नहीं बता सकता था कि यह आदमी का चेहरा था या औरत का। यह मुझसे बहुत दूर था, लेकिन इसका रंग वह था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। यह एक चमकीला सफ़ेद रंग था, जैसे चौक का रंग, और इसमें कुछ खटोर था जो बहुत अजीब था। मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने झोपड़ी के नए लोगों के बारे में और देखने का फैसला किया। मैं पास गया और दरवाजे पर दस्तक दी। तुरंत एक लंबी और भयानक चेहरे वाली औरत ने दरवाज़ा खोला। आप क्या चाहते हैं? उसने उत्तर के लहजे में पूछा। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैंने कहा, अपने घर की ओर इशारा करते हुए। मैं देख रहा हूँ कि आप अभी अभी आए हैं। अगर मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूँ तो? हाँ, हम आपको बुलाएंगे जब हमें ज़रूरत होगी, उसने कहा और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आमतौर पर बहुत गहरी नींद सोता हूँ। परिवार में ये मजाक है कि रात में कुछ भी हो मैं जाग नहीं सकता, लेकिन उस खास रात मैं हल्की नींद में सोया। आधी नींद में मुझे लगा कि कमरे में कुछ हो रहा है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी पत्नी कपड़े पहन रही थी। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी अचानक मेरी आधी खुली आँख उसके चेहरे पर पड़ी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। मैं हैरान था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत पीली थी और तेजी से सांस ले रही थी। तुम इस वक्त कहाँ गई थी एफी? मैंने पूछा जब वह वापस अंदर आई। जब मैंने बात की तो वह चौंक गई, एक तरह से हाफने लगी। मेरी पत्नी हमेशा एक खुले दिल की औरत रही थी।
यह देखकर मुझे बुरा लगा कि वह अपने ही कमरे में छुपके से आ रही थी। जब उसका अपना पति बोला तो वह घबरा गई। तुम जाग गए जैक, उसने घबराई हुई हंसी के साथ चिल्लाया। मुझे लगा कि कुछ भी तुम्हें जगा नहीं सकता। तुम कहाँ गई थी? मैंने सख्ती से पूछा। मुझे आश्चर्य नहीं है कि तुम हैरान हो, उसने कहा। मैं देख सकता था कि उसकी उंगलियां कांप रही हैं जब वह अपनी शॉल खोल रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा किया हो। बात यह है कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे ताज़ी हवा की बहुत ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर नहीं गई होती तो मैं बेहोश हो जाती। मैं दरवाजे पर कुछ मिनट खड़ी रही और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब वह ये सब कह रही थी तो उसने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। मेरे लिए साफ था कि वह झूठ बोल रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। मेरा दिल दुखी था। मेरे मन में हजारों शक थे। मेरी पत्नी मुझसे क्या छुपा रही थी? वह रात में कहाँ गई थी? मुझे लगा कि मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता। लेकिन मैं उससे दोबारा पूछने से डर रहा था, क्योंकि उसने एक बार झूठ बोल दिया था। बाकी रात मैं करवटें बदलता रहता, एक के बाद एक सिद्धांत बनाता रहता। अगले दिन मुझे शहर जाना था, लेकिन मैं बहुत परेशान था। काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरी पत्नी भी परेशान लग रही थी। मैं देख सकता था कि वह चुप चुप कर देख रही है। वह समझ गई थी कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। नाश्ते में हमने शायद ही कोई बात की। तुरंत बाद मैं टहलने निकल गया ताकि ताज़ी हवा में सोच सकूं। मैं क्रिस्टल पैलेस तक गया। मैदान में 1 घंटा बिताया। दोपहर 1 बजे तक नौबड़ी वापस आ गया। मेरा रास्ता उस झोपड़ी से होकर जाता था। मैं एक पल के लिए रुका और खिड़की पर देखा। सोचा कि शायद वह अजीब चेहरा फिर दिख जाए। जैसे ही मैं वहाँ खड़ा था, सोचिए मिस्टर होम्स, जब अचानक दरवाज़ा खुला और मेरी पत्नी बाहर निकली। मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन मेरे हैरान होने से ज़्यादा वह हैरान हो गई जब हमारी नज़रें मिली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह वापस घर के अंदर जाना चाहती थी। फिर ये समझकर कि अब छुपाना बेकार है, वह आगे आई। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था, आंखें डरी हुई थी। हाँ जैक, उसने कहा, मैं अभी भी देखने गई थी कि क्या मैं अपने नए पड़ोसियों की मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैक? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो मैंने कहा, यहीं तुम रात को गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने चिल्लाया। तुम यहाँ आई थी, मुझे पक्का पता है। ये लोग कौन है कि तुम उस समय उनसे मिलने आती हो? मैं यहाँ पहले नहीं आई हूँ। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मैंने चिल्लाया। तुम्हारी आवाज़ तक बदल जाती है जब तुम बोलती हो। मैंने कब तुमसे कोई रहस्य रखा? मैं उस झोपड़ी में घुसूंगा और इस मामले की तह तक जाऊंगा। नहीं नहीं जैक, भगवान के लिए, उसने बेकाबू होकर कहा। फिर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने मेरी बाँह पकड़ ली और बहुत ताकत से मुझे पीछे खींचा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि ऐसा मत करो जैक, उसने चिल्लाया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें किसी दिन सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अगर तुम इस झोपड़ी में गए तो सिवाय दुख के कुछ नहीं होगा। फिर जब मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो वह पागल होकर मुझसे चिपक गई। मुझ पर विश्वास करो जैक, उसने चिल्लाया। इस एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कोई रहस्य नहीं रखूंगी अगर यह तुम्हारी भलाई के लिए ना हो। हमारी पूरी ज़िंदगी इसी पर टिकी है। अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने इस झोपड़ी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा।
उसके तरीके में इतनी गंभीरता थी, इतनी बेचैनी थी कि उसके शब्दों ने मुझे रोक दिया। मैं दरवाजे के सामने असमंजस में खड़ा रहा। मैं एक शर्त पर तुम पर विश्वास करूँगा, मैंने आखिर में कहा। यह है कि ये रहस्य अब से ख़त्म हो जाना चाहिए। तुम अपना रहस्य रख सकती हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा अब और रात की यात्रा नहीं होगी। कोई ऐसी हरकत नहीं जो मुझसे छिपाई जाए। मैं जो हो चुका है उसे भूलने को तैयार हूँ, अगर तुम वादा करो कि ऐसा आगे से नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। चलो, ओ घर चलो। अभी भी मेरी बाहें पकड़े हुए वह मुझे झोपड़ी से दूर ले जा रही थी। जाते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह पीला जीवंत चेहरा ऊपर की खिड़की से हमें देख रहा था। उस प्राणी और मेरी पत्नी के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। इसके बाद 2 दिन तक मैं घर पर ही रहा। मेरी पत्नी अपने वादे पर कायम लग रही थी। जहाँ तक मुझे पता था वह घर से बाहर नहीं गई। तीसरे दिन हालांकि मुझे पक्का सबूत मिल गया कि उसका गंभीर वादा उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। उस दिन मैं शहर गया था, लेकिन 2:40 की ट्रेन से वापस आ गया। मेरी आम ट्रेन 3:36 की होती है। जैसे ही मैं घर में घुसा, नौकरानी घबराई हुई हॉल में दौड़ी। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मैंने पूछा। मुझे लगता है वह टहलने गई हैं, उसने जवाब दिया। मेरे मन में तुरंत शक आ गया। मैं ऊपर दौड़ा, ये पक्का करने के लिए वह घर में नहीं है। ऐसा करते समय मैंने ऊपर की खिड़की से बाहर देखा। मैंने नौकरानी को देखा जो मैदान के पार उस झोपड़ी की तरफ दौड़ रही थी। तब मुझे समझ आ गया, मेरी पत्नी वहाँ गई है। उसने नौकरानी से कहा था कि अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे बुलाए। गुस्से में कांपते हुए मैं नीचे दौड़ा और उस तरफ भागा। मैंने तय कर लिया था कि अब इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। मैंने अपनी पत्नी और नौकरानी को गली में वापस आते देखा, लेकिन मैं उनसे बात करने के लिए नहीं रुका। झोपड़ी में वह रहस्य था जो मेरी ज़िंदगी पर छाया डाल रहा था। मैंने कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, यह अब रहस्य नहीं रहेगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दी, बस हैंडल घुमाया और अंदर घुस गया। निचली मंजिल पर सब शांत था। रसोई में आग पर एक केतली उबल रही थी। टोकरी में एक बड़ी काली बिल्ली सोई हुई थी, लेकिन उस औरत का कोई निशान नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। मैं दूसरे कमरे में दौड़ा, लेकिन वह भी खाली था। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर दौड़ा। ऊपर 2 और कमरे थे, वह भी बिल्कुल खाली थे। पूरे घर में कोई नहीं था। फर्नीचर और तस्वीरें बहुत साधारण थीं, सिवाय उस एक कमरे के जिसकी खिड़की पर मैंने वो अजीब चेहरा देखा था। वह कमरा आरामदायक था और मेरे सभी शक गुस्से में बदल गए जब मैंने देखा कि एक मेंटल पीस पर मेरी पत्नी की पूरी लंबाई वाली तस्वीर रखी थी। ये एक तस्वीर मेरे कहने पर सिर्फ 3 महीने पहले खींची थी। मैं इतनी देर रुका कि पक्का हो जाऊं कि घर बिल्कुल खाली है। फिर मैं वहाँ से निकला। मेरा दिल इतना भारी था जितना पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पत्नी हॉल में बाहर आई जब मैं घर में घुसा, लेकिन मैं इतना दुखी और नाराज़ था कि उससे बात नहीं कर सका। मैं उसे पीछे ढकेल कर अपनी स्टडी में चला गया। हालांकि मैं दरवाज़ा बंद कर पाता इससे पहले ही वह मेरे पीछे आ गई। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना वादा तोड़ा जैक, उसने कहा, लेकिन अगर तुम सभी हालात जानते तो मुझे माफ़ कर देते। तो मुझे सब बता दो, मैंने कहा। नहीं बता सकती जैक, मैं नहीं बता सकती, वह चिल्लाई। जब तक तुम मुझे नहीं बताती कि वह कौन है जो उस झोपड़ी में रह रहा है और वह कौन है जिसे तुमने यह तस्वीर दी है, तब तक हमारे बीच कभी विश्वास नहीं हो सकता, मैंने कहा, और उसे दूर होकर मैं घर छोड़कर चला गया। यह
कल की बात है मिस्टर होम्स। मैंने उसे तब से नहीं देखा है और ना ही मैं इस अजीब मामले के बारे में कुछ और जानता हूँ। यह पहली छाया है जो हमारे बीच आई है। इसने मुझे इतना हिला दिया है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। अचानक आज सुबह मुझे लगा आप ही मुझे सलाह दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास भागा आया। अगर कोई बात मैंने साफ नहीं की हो तो मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन सबसे बढ़कर जल्दी से मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यह दुख मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। होम्स और मैंने इस असाधारण कहानी को बहुत ध्यान से सुना। मेरा साथी बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसकी ठुड्डी उनके हाथों पर थी। वह सोच में खोया हुआ था। मुझे बताओ, उसने आखिर में कहा, क्या तुम कसम खा सकते हो कि यह एक आदमी का चेहरा था जो तुमने खिड़की पर देखा? हर बार जब मैंने उसे देखा मैं उससे कुछ दूरी पर था, इसलिए पक्के से नहीं कह सकता। हालांकि तुम इससे बुरी तरह प्रभावित हुए लगते हो। यह एक अजीब रंग का लग रहा था। चेहरे पर एक अजीब कठोरता थी। जब मैं पास गया तो वह झटके से गायब हो गया। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे 100 पाउंड कम मांगे थे? लगभग 2 महीने पहले। क्या तुमने कभी उसके पहले पति की तस्वीर देखी? नहीं। अटलांटा में उसकी मौत के तुरंत बाद एक बड़ी आग लगी। उसमें सभी कागजात जल गए। और फिर भी उसके पास मौत का सर्टिफिकेट था? हाँ, उसे आग के बाद डुप्लीकेट मिल गया। क्या तुम कभी किसी ऐसे से मिले जो अमेरिका में उसे जानता था? नहीं। क्या उसने फिर कभी वहाँ जाने की बात की? नहीं। या वहाँ से कोई खत? नहीं। धन्यवाद। मुझे अब इस मामले में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर झोपड़ी अब हमेशा के लिए खाली है तो हमें कुछ मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ, जैसा कि मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना है, वहाँ रहने वालों को तुम्हारे आने की चेतावनी मिल गई होगी। कल तुम्हारे अंदर जाने से पहले वे चले गए होंगे, तो वे अब वापस आ सकते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि नौबरी वापस जाओ। झोपड़ी की खिड़कियों को फिर से देखो। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ कोई रह रहा है तो ज़बरदस्ती अंदर मत जाना, बल्कि मुझे और मेरे दोस्त को तार भेज देना। हम तार मिलने के 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर हम जल्दी ही इस मामले की तह तक पहुँच जाएंगे। और अगर ये अभी भी खाली है, उस स्थिति में मैं कल आऊँगा और तुमसे इस बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए अलविदा। और सबसे बढ़कर चिंता मत करो जब तक तुम्हें पक्का ना हो जाए कि तुम्हारे पास वाकई चिंता करने का कारण है। हाँ, मुझे डर है कि एक बहुत बुरा मामला है वॉटसन, मेरे साथी ने कहा जब हमारा दोस्त वहाँ से चला गया। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जवाब दिया। हाँ, इसमें ब्लैकमेल है या मैं बहुत गलत हूँ? और ब्लैकमेलर कौन है? खैर, ये वह प्राणी होना चाहिए जो उस जगह के एकमात्र आरामदायक कमरे में रहता है और उसकी चिमनी के ऊपर उसकी तस्वीर रखी है। मेरे शब्द पर वॉटसन, उस खिड़की पर उस पीले चेहरे के बारे में कुछ बहुत आकर्षक है। मैं इस केस को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे पास कोई सिद्धांत है? हाँ, एक अस्थाई, लेकिन मुझे आश्चर्य होगा अगर ये सही नहीं निकला। इस महिला का पहला पति उस झोपड़ी में रहता है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम उसकी पागल चिंता को और कैसे समझ सकते हैं कि उसका दूसरा पति वहां अंदर ना जाए? तथ्य जैसे कि मैं उन्हें समझता हूँ कुछ ऐसे हैं। इस औरत ने अमेरिका में शादी की। उसके पति में कुछ घिनौनी खूबियाँ आ गई, या हम कह सकते हैं कि कोई भयानक बीमारी हो गई। वह आखिर में उससे भाग गई, लंदन वापस लौटी, अपना नाम बदल लिया और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। वह 3 साल से शादीशुदा है।
उसे लगता है कि उसकी स्थिति बिल्कुल सुरक्षित है। उसने अपने पति को किसी आदमी का मौत का सर्टिफिकेट दिखाया है जिसका नाम उसने पहले अपना लिया था। तभी अचानक उसका पहला पति उसे खोज लेता है, या कोई बेईमान औरत जो उस बीमार आदमी से जुड़ी है। वह पत्नी को पत्र लिखते हैं और उसे बेनकाब करने की धमकी देते हैं। वह 100 पाउंड मांगती है और उन्हें खरीदने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो आ जाते हैं। जब पति ने अनजाने में पत्नी से कहा कि झोपड़ी में नए लोग आए हैं, तो वह किसी तरह जान जाती है कि वह उसके पीछे पड़े हुए लोग हैं। वह तब तक इंतज़ार करती है जब तक उसका पति सो नहीं जाता। फिर वह दौड़कर उन्हें समझाने जाती है कि उसे शांति से रहने दें। जब सफल नहीं होती तो वह अगली सुबह फिर जाती है। उसका पति उसे बाहर आते हुए मिल जाता है। वह उससे वादा करती है कि वह फिर नहीं जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद उन भयानक पड़ोसियों से छुटकारा पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मजबूत हो जाती है। वह फिर कोशिश करती है। साथ में वह तस्वीर भी ले जाती है जो शायद उनसे मांगी थी। इस मुलाकात के बीच में नौकरानी दौड़ती हुई आती है कि मालिक घर आ गए हैं। पत्नी जानती है कि वह सीधा झोपड़ी में आएगा, इसीलिए वह वहां रहने वाले को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है, शायद फर के पेड़ों के झुंड में जिसका जिक्र पास में होने का किया गया था। इस तरह उसे जगह खाली मिली। हालांकि मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर आज शाम जब वह फिर जांच करेगा तो यह अभी भी खाली हो। तुम मेरे सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, ये सब अनुमान है, लेकिन कम से कम ये सभी तथ्यों को जोड़ते तो हैं। इसके बाद हम दोनों उस संदेश का इंतज़ार करने लगे, लेकिन हमें उस संदेश के लिए बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। यह तब आया जब हमने अपनी चाय ख़त्म की थी। तार में लिखा था, झोपड़ी में अभी भी कोई रह रहा है। खिड़की पर चेहरा फिर दिखा। 7 बजे की ट्रेन से मिलूंगा। आपके आने तक कोई कदम नहीं उठाऊंगा। जब हम बाहर निकले तो वह प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था। हम स्टेशन की रोशनी में देख सकते थे कि वह बहुत पीला पड़ा हुआ था और उत्तेजना से कांप रहा था। वह अभी भी वहाँ है मिस्टर होम्स, उसने मेरे दोस्त की बाहों को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा। मैंने झोपड़ी में रोशनी देखी जब मैं नीचे आया। अब हम इसे एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। तो तुम्हारी योजना क्या है? होम्स ने पूछा जब वह अंधेरे पेड़ों वाली सड़क पर चल रहा था। मैं ज़बरदस्ती अंदर घुसने वाला हूँ और मैं खुद देखूंगा कि घर में कौन है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे गवाह बने। क्या तुम इसे करने के लिए बिल्कुल इच्छुक हो? अपनी पत्नी की चेतावनी के बावजूद कि तुम्हारे लिए यह रहस्य ना सुलझाना बेहतर है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। खैर, मुझे लगता है कि तुम सही हो। कोई भी सच अनिश्चित संदेह से बेहतर है। हमें तुरंत ऊपर जाना चाहिए। कानूनी तौर पर हम खुद को बेहद गलत स्थिति में डाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। यह बहुत अंधेरी रात थी। पतली बारिश गिरने लगी जब हम मुख्य सड़क से एक सकरी गली में मुड़े। गली में गहरे गड्ढे थे, दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं। मिस्टर ग्रैंड मुनरो बेसब्री से आगे बढ़ रहे थे। हम जैसे तैसे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो रही मेरे घर की रोशनी, उन्होंने पेड़ों के बीच एक चमक की ओर इशारा करते हुए कहा। और यह है वह झोपड़ी जिसमें मैं घुसने वाला हूँ। हमने गली में एक मोड़ लिया। इमारत हमारे बिल्कुल पास थी। काली जमीन पर गिरती एक पीली पट्टी दिख रही थी कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की चमकीली रोशनी से जगमगा रही थी। जैसे ही हमने देखा,
हमने पर्दे के पार एक काली धुंधली आकृति को हिलते देखा। वो है वो प्राणी, ग्रैंट मुनरो चिल्लाया। तुम खुद देख सकते हो कि कोई वहां है। अब मेरे पीछे आओ और हम जल्दी ही सब जान जाएंगे। हम दरवाजे के पास गए, लेकिन अचानक एक औरत छाये से बाहर निकली और लैंप की रोशनी के सुनहरे रास्ते में खड़ी हो गई। मैं अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी बाहें विनती की मुद्रा में फैली हुई थी। भगवान के लिए मत करो जैक, वो चिल्लाई। मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम आज शाम आओगे। इस पर फिर से सोचो, मुझ पर फिर से विश्वास करो और तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। मैंने तुम पर बहुत लंबा समय तक विश्वास किया है एफी, उसने सख्ती से कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हें पार करना होगा। मैं और मेरे दोस्त इस मामले को एक बार और हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। उसने उसे एक तरफ ढकेल दिया और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक बूढ़ी औरत उसके सामने भागी और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पीछे ढकेल दिया। एक पल बाद हम सब सीढ़ियों पर थे। ग्रैंट मुनरो ऊपर रोशनी वाले कमरे में घुस गया। हम उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। यह एक आरामदायक, अच्छी तरह सजा हुआ कमरा था। मेज़ पर 2 मोमबत्तियाँ जल रही थी, 2 और मेंटल पीस पर। कोने में एक डेस्क के ऊपर झुकी एक छोटी लड़की जैसी दिख रही थी। जब हम अंदर आए तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन हम देख सकते थे कि उसने लाल फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके हाथों में लंबे सफ़ेद दस्ताने थे। जैसे ही वह हमारी ओर मुड़ी, मैंने आश्चर्य और भय से चीख मार दी। जो चेहरा उसने हमारी ओर किया वो सबसे अजीब पीले रंग का था। चेहरे की बनावट में बिल्कुल कोई भाव नहीं था। एक पल बाद रहस्य खुल गया। होम्स ने एक हंसी के साथ बच्चे के कान के पीछे अपना हाथ घुमाया। एक मुखौटा उसके चेहरे से उतर गया और वह एक छोटी कोयले जैसी काली बच्ची थी। उसके सभी सफ़ेद दांत हमारे चकित चेहरों को देख के मनोरंजन से चमक रहे थे। मैं उसके मनोरंजन के साथ सहानुभूति में हंस पड़ा, लेकिन ग्रैंट मुनरो अपना गला पकड़े खड़ा रह गया। भगवान, उसने चिल्लाया, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं तुम्हें इसका मतलब बताती हूँ। महिला एक उदास चेहरे के साथ कमरे में घुसी। तुमने मुझे मजबूर किया है मेरे अपने फैसले के खिलाफ तुम्हें बताने के लिए, और अब हम दोनों को इससे कुछ करना होगा। मेरे पति एटलांटा में मर गए, मेरा बच्चा बच गया। तुम्हारा बच्चा? उसने अपने सीने से बड़ी चांदी का लॉकेट निकाला। तुमने इसे कभी खुला नहीं देखा है। मैं समझता था कि ये खुलता नहीं है। उसने एक स्प्रिंग छुआ। सामने का हिस्सा पीछे की ओर झुक गया। अंदर एक आदमी की तस्वीर थी, बहुत सुंदर और बुद्धिमान दिखने वाला, लेकिन उसके चेहरे पर उसके अफ्रीकी वंश के स्पष्ट निशान थे। ये हैं जॉन हेब्रॉन, एटलांटा के, महिला ने कहा। धरती पर इनसे महान आदमी कभी नहीं चला। मैंने उनसे शादी करने के लिए अपनी जाति को छोड़ दिया, लेकिन जब तक वह जिंदा रहे एक पल के लिए भी मुझे इस बात का पछतावा नहीं हुआ। हमारा दुर्भाग्य ये था कि हमारी इकलौती संतान मेरे बजाय उनके लोगों जैसी निकली। ऐसी शादियों में अक्सर ऐसा होता है। और छोटी लूसी अपने पिता से कहीं ज़्यादा काली थी, लेकिन काली हो या गोरी, वह मेरी प्यारी बेटी है और अपनी माँ की जान है। छोटा प्राणी इन शब्दों पर दौड़ा और महिला की पोशाक से लिपट गया। जब मैंने उसे अमेरिका में छोड़ा, उसने जारी रखा,
यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी सेहत कमज़ोर थी और बदलाव उसे नुकसान पहुंचा सकता था। उसे एक वफादार स्कॉटिश औरत की देखभाल में दिया गया जो कभी हमारी नौकरानी थी। एक पल के लिए भी मैंने उसे अपनी बेटी ना मानने का सपना नहीं देखा। लेकिन जब मौका तुम्हें मेरे रास्ते में लाया जैक, और मैंने तुम्हें प्यार करना सीखा, तो मुझे अपने बच्चे के बारे में बताने से डर लगने लगा। भगवान मुझे माफ़ करे, मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी और मुझ में तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे तुम दोनों में से चुनना था और अपनी कमज़ोरी में मैं अपनी छोटी बेटी से दूर हो गई। 3 साल तक मैंने उसके अस्तित्व को तुमसे छुपाया, लेकिन मैं नर्स के संपर्क में रही। मैं जानती थी कि उसके साथ सब ठीक है। आखिर में हालांकि बच्चे को एक बार देखने की ज़बरदस्त इच्छा हुई। मैंने इसके खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन बेकार था। हालांकि मैं खतरा जानती थी, मैंने बच्चे को बुलाने का फैसला किया, चाहे कुछ हफ्तों के लिए ही सही। मैंने नर्स को 100 पाउंड भेजे, उसे इस झोपड़ी के बारे में निर्देश दिए ताकि वह एक पड़ोसी के रूप में आ सके, बिना ये लगे कि मैं किसी तरह से उससे जुड़ी हूँ। मैंने अपनी सावधानियों को इतनी दूरी तक बढ़ाया कि उसे आदेश दिया कि बच्चे को दिन में घर में रखे और उसके छोटे चेहरे और हाथों को ढके रखे, ताकि अगर कोई उसे खिड़की पर देख भी ले तो पड़ोस में काले बच्चे के होने की गपशप ना हो। अगर मैं कम सावधान रहती तो शायद ज़्यादा समझदारी होती, लेकिन मैं आधी पागल थी इस डर में कि तुम्हें सच्चाई पता ना चल जाए। तुम ही पहले थे जिसने मुझे बताया कि झोपड़ी में कोई आ गया है। मुझे सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन मैं उत्तेजना में सो नहीं पा रही थी, इसीलिए आखिर में मैं चुपके से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि तुम्हें जगाना कितना मुश्किल है, लेकिन तुमने मुझे जाते देख लिया और वह मेरी परेशानियों की शुरुआत थी। अगले दिन तुम्हारे पास मेरा रहस्य था, लेकिन तुमने महानता से अपने फ़ायदे का इस्तेमाल नहीं किया। 3 दिन बाद हालांकि नर्स और बच्चा पिछले दरवाजे से बाल बाल बच गए जब तुम सामना करने पे आए, और अब आज रात तुम आखिरकार सब जान गए और मैं तुमसे पूछती हूँ कि हमारा क्या होगा, मेरे बच्चे का और मेरा। उसने अपने हाथ जोड़े और जवाब का इंतज़ार किया। ग्रैंड मुनरो के जवाब देने से पहले 10 मिनट का लंबा समय बीत गया, और जब उनका जवाब आया तो ये ऐसा था जिसके बारे में सोचना मुझे पसंद है। उन्होंने छोटी बच्ची को उठाया, उसे चूमा और फिर अभी भी उसे गोद में लिए उन्होंने अपना दूसरा हाथ अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और दरवाजे की ओर मुड़ गए। हम घर पर इस पर ज़्यादा आराम से बात कर सकते हैं, उसने कहा। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ एफ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे बेहतर हूँ जितना तुमने मुझे श्रेय दिया है। होम्स और मैं गली में उनके पीछे गए। मेरे दोस्त ने मेरी बाँह को हल्के से खींचा जब हम बाहर आए। मुझे लगता है, उसने कहा, कि हम नॉबरी की तुलना में लंदन में ज़्यादा उपयोगी होंगे। उस रात देर तक उसने इस मामले के बारे में एक और शब्द तक नहीं कहा। जब वह अपने कमरे के लिए अपनी जलती हुई मोमबत्ती के साथ जा रहा था, वॉटसन, उसने कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं अपनी शक्तियों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो रहा हूँ या किसी मामले पर उसके लायक से कम मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे कान में नौबरी फुसफुसा देना और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। दोस्तों, ये थी शर्लक होम की कहानी पीला चेहरा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि शर्लॉक होम्स की और रोमांचक कहानियाँ सुन सकें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।